नाबार्ड और आरबीआई का एक अभी पहल शुरू हुआ है। नया टॉपिक है, नाबार्ड और आरबीआई का इनोवेशन हब शुरू किया गया है। किसके लिए? किसके लिए? डिजिटल कृषि ऋण में तेजी लाने के लिए। डिजिटल कृषि ऋण में तेजी लाने के लिए नाबार्ड और आरबीआई ने इनोवेशन हब विकसित किया है। ये इनोवेशन हब आखिर है क्या? ये कहां कहां उपलब्ध हो सकता है? इनोवेशन हब कहां कहां? सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उपलब्ध होगा। उद्देश्य क्या है इसका? ऋण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। ऋण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा किसान कम समय में ऋण प्राप्त कर सकते हैं और बैंक अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फायदा क्या होगा? लिख लीजिए। किसान कम समय में ऋण प्राप्त कर सकेंगे और बैंक अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे। ठीक है, हो गया। जी सर। इस हब का काम क्या होगा? काम क्या होगा इस हब का? लिख लीजिए। बैंकों को डिजिटल राज्य भूमि रिकॉर्ड, राज्यों को डिजिटल राज्य भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डाटा, केवाईसी। केवाईसी हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा। केवाईसी, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट इतिहास। क्रेडिट इतिहास की सूचना सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? जो बैंक होंगे ना, अधिक प्रभावी ढंग से साख का आकलन कर पाएंगे। अधिक प्रभावी ढंग से साख का आकलन करने का क्या मतलब है? कि बैंकों को यह पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कितना लेन देन सही तरीके से हो रहा है, कितना ऋणदाता है, कितने किसान हैं इसमें, है ना, कितना खेती के लिए ऋण लिया गया है, कितना बाकी चीज़ों के लिए ऋण लिया गया, जिसने लिया उन्होंने कितने, उनमें से कितने लोगों ने जमा कर दिया है, अब जिन्होंने जो ऋण ले रहे हैं उनके पास कितनी ज़मीन है, सही में ज़मीन है कि नहीं है, वो फर्जी में तो नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी जानकारी मिलेगी बैंक को। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होगा? जो बैंक ऋण का पूरा दायरा है कि जैसे नॉर्मल आप जाएंगे ना, तो अगर आप ऋण लेने जाते हैं कृषि ऋण, तो 3-4 सप्ताह लग जाता है, मतलब मान चलिए 20-25 दिन, एक हफ्ता, तो सॉरी 20-25 दिन, एक महीना लगभग लग जाता है आपको। इससे क्या हो जाएगा? आपको 5 मिनट में ऋण प्राप्त हो जाएगा। 5 मिनट में ऋण उपलब्ध होगा। ठीक है, नाबार्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना भाई? जी सर। ठीक, 1980 में स्थापित। हाँ, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 1981 का नियम के तहत इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है। लघु वित्त बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग की व्यवस्था की बात है। अगला टॉपिक है लघु वित्त बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग। ठीक है, याद कर, ये रखिएगा। आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है? आरबीआई ने
ऑन टैप लाइसेंसिंग मानदंड के अनुसार सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। लिखिएगा, आरबीआई द्वारा सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए, आरबीआई द्वारा सार्वभौमिक बैंक, सार्वभौमिक बोल रहे हैं भाई, गलत ना लिख लेना कोई, सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग मानदंड के अनुसार, ऑन टैप लाइसेंसिंग मानदंड के अनुसार आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। अब सार्वभौमिक बैंक क्या होते हैं भाई, ये लिख लो, सार्वभौमिक बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो वाणिज्यिक और निवेश बैंक, वाणिज्यिक और निवेश बैंक दोनों की तरह वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, दोनों की तरह वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और साथ ही साथ बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, अब ऑन टाइप, अब देखिए इसमें एक चीज और लिख लेंगे हम लोग, लिखिएगा एक पॉइंट, ऑन टाइप नीति के अनुसार, ऑन टाइप नीति के अनुसार कोई भी पात्र लघु वित्त बैंक पात्र लघु वित्त बैंक सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई में किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हो गया? जी सर। जी सर। अब लघु वित्त बैंक कैसे सार्वभौमिक बैंक बनते हैं? कैसे सार्वभौमिक बैंक बनते हैं? मतलब सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए लघु वित्त बैंकों के लिए क्या क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, न्यूनतम 5 वर्ष का संतोषजनक प्रदर्शन, दूसरा पॉइंट, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, एक्सचेंज में सूचीबद्ध। अगला पॉइंट, पिछले तिमाही के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, जोखिम भारित अनुपात के लिए निर्धारित पूंजी। अगला, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में बैंक का शुद्ध लाभ। अगला पॉइंट, पिछले दो वित्तीय वर्ष में, अगला लिखिए, पिछले दो वित्तीय वर्ष में सकल गैर निष्पादित संपत्ति 3% से कम या उसके बराबर हो।
ठीक है। जी अगला पॉइंट लिखिएगा, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति, शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति 1% से कम या उसके बराबर हो। ठीक है। अब बात करेंगे लघु वित्त बैंक की। एक बार सर रिपीट कर दीजिए तो। एक मिनट। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति 1% से कम या उसके बराबर हो। इनकी स्थापना कैसे की गई थी, लिखिएगा। 2008 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रघुराम राजन समिति ने लघु वित्त बैंक की स्थापना की सिफारिश की। राजन समिति ने लघु वित्त बैंक की स्थापना की सिफारिश की। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या काम करते हैं ये लघु वित्त बैंक, लिखिएगा। छोटे व्यवसायी कॉमा सूक्ष्म लघु उद्योग, किसान और वंचित वर्ग को बुनियादी बैंकिंग सेवा और ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। आरबीआई द्वारा विनियमन किया जाता है। भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा था? लोकल एरिया बैंक। पहला कौन सा? लोकल एरिया बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला लघु वित्त बैंक है भारत का। स्थापना कब हुई है? 2016 में इसकी स्थापना हुई। आज के समय में कितने वित्त बैंक हैं? 12। वर्तमान में 12 लघु वित्त बैंक हैं भारत में, है ना। ओके, लिख लो तो इसको। आईसीसी T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, कौन बने हैं? युवराज सिंह को बनाया गया है, भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह बने भाई ब्रांड एम्बेसडर। किसके बने हैं, लिख लीजिए तो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए, सॉरी 9वां संस्करण है, याद रखना भाई, 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ठीक है, किसको किया है? युवराज सिंह को। ओके, इससे पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल और उसाइन बोल्ट को भी बनाया जा चुका है। अब इस 9वें के बारे में लिख लो भाई। 9वां आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में लिख लिया जाए। कब से कब तक होने वाला है? 1 से 29 जून तक।
होने वाला है। मेजबानी कौन करने वाला है? वेस्ट इंडीज और यूएसए, ये दोनों लोग मिलकर करेंगे भाई। पहली बार 20 टीम हिस्सा ले रही है, 20 टीम हिस्सा ले रही है। इसमें कनाडा, युगांडा, यूएसए की टीम पहली बार भाग ले रही, T20 विश्व कप में पहली बार भाग ले रही है। आईसीसी के बारे में अब क्या है? विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिता की नियंत्रक और नियामक संस्था है ना? स्थापना कब हुई थी भाई? रिपीट कर दीजिए। लिखिए, विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिता के नियंत्रक और नियामक संस्था है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1909 में। तब नाम क्या था इसका? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। ठीक है, तब इसका नाम था। 1987 में नाम बदल दिया गया। 1987 में क्या नाम रखा गया? ICC, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई, UAE में, है ना? ठीक है, सऊदी अरब में सर। हाँ, सऊदी अरब अलग है, UAE अलग है। एक पोर्ट का नाम लिखिएगा, पोर्ट का नाम है वीझेनजम। ये ना भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। ठीक है, कहाँ पे है ये? अपने केरल में। ठीक है, अपने केरल में है। याद रखना, ये भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ठीक है, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं फिर? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं ये? इनके बारे में लिखिएगा तो। एक ऐसा पारगमन केंद्र, जहां पर माल को उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए एक जहाज से छोटे छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, हो गया? जी सर। वैसे विश्व में देखे जाना तो सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन कौन से हैं? विश्व के बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन कौन से हैं? सिंगापुर, शंघाई, बुसान, हांगकांग। ठीक है, हो गया? अब ये विझिंजम पोर्ट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? अभी तक तो हमको पता चल गया कि केरल में है भाई, है ना? केरल में है ये ना? जी सर। नाम से केरल का लग रहा है। ठीक है, लिख लीजिए तो। अदानी पोर्ट्स एंड
स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा लिमिटेड द्वारा लिमिटेड द्वारा भारत के पहले मेगा मेगा मछ मछली मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा 2015 में विद 2015 में यहाँ पर मतलब विधिंजम की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना शुरू की गई थी। हो गया हो गया जी सर। जी सर। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, थोड़ा सा लिखिएगा। मिनी रत्न श्रेणी 1 मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना लिख लीजिएगा 24 मई 1988। 24 मई 1988 किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, बस इतना ही। इसके अलावा हमने लिखवा रखा नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को संचालित कर रहा है। यस सर, हाँ लिखा चुके हैं। सब लिखवा चुके हैं। ठीक है, हमने भारत को निगरानी सूची में रखा गया है। इसके साथ साथ चिली, इंडोनेशिया, चीन, अर्जेंटीना, रूस, वेनेजुएला को भी निगरानी सूची में रखा गया है ना? ओके, और क्यों, चुनौतियां क्या है भारत में, वो सब भी हमने बता रखे हैं। एक काम करिएगा, भारत में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रेडमार्क अधिनियम ग्रेग मार्ग सर। ट्रेड ट्रेड अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, जैसे कई कानूनों और विनियमों द्वारा संरक्षित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये कानून रचनाकारों और अन्वेषकों को उनकी रचनाओं या नवाचारों पर विशेष अधिकार प्रदान करके साथ ही उल्लंघन की स्थिति में कानूनी सहायता देकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। यस सर। अब लिखिएगा, भारत में ऐसे अलग से आईपी सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले अधिनियम। पहला लिखिएगा, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 199, ठीक है। पेटेंट अधिनियम 1970, कॉपीराइट अधिनियम 1957, डिजाइन अधिनियम डिजाइन अधिनियम 2000, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण व संरक्षण अधिनियम 1999, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000, ठीक है। अगला है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये कब है? 2001 में। और एक है पौधा के बाद क्या लिखोगे? पौधा किस्म है जी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। इन सारे अधिनियमों की सहायता से भारत में आईपी सुरक्षा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। आईपी बौद्धिक संपदा है ना? हाँ इंटेलेक्चुअल। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, नहीं सर। चलिए अगला टॉपिक लिखिएगा, PHI-3 मिनी। क्या है ये? ऐसा बताया जाता है ना, ये एआई का सबसे छोटा मॉडल है, ये अभी तक का सबसे छोटा मॉडल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनावरण किया है, ठीक है। अभी तक का सबसे छोटा एआई मॉडल है, ठीक है।
लिख लीजिएगा। इसने भाषा इसने भाषा, तर्क, कोडिंग और गणित के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। ओके, आगे लिखिएगा। ओपन एआई के GPT-4 टर्बो, ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे बड़े भाषा मॉडल की तुलना में यह सरल और सस्ता है। हम्म, हो गया। इसे इंटरनेट के बिना मोबाइल पर मुफ्त में चलाया जा सकता है। आगे लिखिए। माइक्रोसॉफ्ट का PHI-1 केवल कोडिंग पर, PHI-2 केवल तर्क पर केंद्रित था। ठीक है। अब थ्री में क्या है? भाषा भी है, तर्क भी है, कोडिंग है, गणित भी है, सब कुछ है। ठीक है। चाकीसॉरस नेकुल क्या है ये? अर्जेंटीना में ये चर्चा का विषय रहा है। लिखिएगा, अर्जेंटीना में पुरातत्वविदों ने एक मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की। इनकी विशेषता लिखिएगा, शारीरिक विशेषता। चलिए, द्विपाद, शाकाहारी, पूंछ शाकाहारी के पहले क्या है सर? द्विपाद, दो पैर, असामान्य रूप से नीचे की ओर मुड़ी हुई, तेज धावक, भौगोलिक वितरण लिख लीजिए। रियो नीग्रो के दक्षिणी प्रांत, कहाँ पे? प्यूब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व,
पैटागोनिया, पैटागोनिया, ठीक है। इनके जहाँ अवशेष जीवाश्म मिले हैं ना, वहाँ पर और भी कई जीवों के अवशेष पाए गए हैं, मछलियों के, कछुओं के, अन्य कुछ स्तनधारी जीवों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालावधि क्या है इनकी? कालावधि क्या है? लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले, 90 मिलियन वर्ष पहले, क्रेटेशियस काल, ठीक है। अभी चर्चा में रही है हंगोर श्रेणी सबमरीन। क्या है सबमरीन? ये चीन द्वारा विकसित की जा रही है भारत के लिए, तो सॉरी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए पहली हंगोर श्रेणी पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होगी 2028 तक, ठीक है, ओके। विशेषता क्या है इसकी? लिखिएगा, चीन की टाइप 039A युवान श्रेणी का निर्यात संस्करण है। युवान श्रेणी का निर्यात संस्करण है, ओके। फिर से बोल दीजिए तो। ये जो हंगोर श्रेणी है ना, ये जो हंगोर श्रेणी है 1971 का जो युद्ध हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें भारत सहयोगी रहा है, तो चीन ने PNS हंगोर का यूज किया था भारत के खिलाफ। तो PNS हंगोर के नाम पर ही इसे हंगोर श्रेणी रखा गया, ठीक है। लिखिएगा, यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर श्रेणी की पनडुब्बी है। तो क्या बोले? डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है। डीजल इंजन क्या करता है? जो डीजल इंजन होता है ना, वो क्या करेगा? पनडुब्बी को सतह पर या फिर स्नोरकेलिंग के दौरान शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। चाहे तो लिख लीजिए ना, होता डीजल इंजन पनडुब्बी को सतह पर या स्नोरकेलिंग के दौरान शक्ति प्रदान करता है। और जब डीजल इंजन से बैटरी चार्ज हो जाती है तब ये कहाँ जाती है? जल के भीतर में चली जाती है ना। सर सतह के बाद क्या सर? हंगोर श्रेणी में लिखिएगा, इसमें तो विशेषता में लिखना है क्या? हाँ, इसमें 4 डीजल इंजन होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
यह एक यह एक वायु स्वतंत्र वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणोदन प्रणाली से भी सुरक्षित है, सॉरी सुसज्जित है, जो जल के भीतर पनडुब्बी की क्षमता में वृद्धि करती है। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन्हें विशेष रूप से टॉर्पीडो या आधुनिक समय में क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके अन्य पनडुब्बी या सतह के जहाज को डुबाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। एक और लिख सकते हैं, एक लाइन, छः 21 इंच टॉर्पीडो ट्यूब और एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता के साथ बाबर 3 क्या है ये? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। मारक क्षमता इसकी है 450 किलोमीटर। ठीक है। मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। भारत की कलवारी श्रेणी से अगर तुलना की जाएगी, अभी तो देखेंगे भारत में 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां संचालित की जा रही हैं, ठीक है ना। लेकिन 2030 के दशक की शुरुआत तक में 3 और पनडुब्बियों को भारत की सेवा में शामिल करने की योजना है। अगर हम दोनों में तुलना करेंगे, हंगोर श्रेणी और कलवारी श्रेणी में, तो एक तरफ आप ऐसे लिख सकते हैं कलवारी श्रेणी, एक यहाँ लिख लीजिए आधार, यहाँ लिख लीजिए कलवरी है, और यहाँ लिख लीजिए हंगोर। ठीक है। यहाँ लिखिए आधार में लिखिएगा आकार 67.5 मीटर और इसका लिखिएगा 76 मीटर। भार या विस्थापन क्षमता लिखिएगा 1775 टन और इसका है 2800 टन। स्पीड कितनी है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी भी 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रणोदन प्रणाली की बात करें, डीजल इलेक्ट्रिक, ये भी वही डीजल इलेक्ट्रिक ही है। ये भी आयुध की बात करें अगर हम, लिख लीजिएगा इसमें कलवारी वाले में
क्या लिखे सर? आयुध? आयुध। 6 21 इंच जर्मन निर्मित टॉर्पीडो और मिसाइल सिस्टम। ठीक है, हो गया। यस सर। अन्य विशेषता में भी लिख सकते हैं। अन्य विशेषता क्या है? वायु स्वतंत्र प्रणोदन। इसमें ये दोनों चीज़ नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखवा रहे हैं। ओके, चलो। ऑपरेशन इंद्रावती। क्या है इंद्रावती? बोलिए। ऑपरेशन इंद्रावती लिखिएगा। अभी हैती में कुछ सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, भारतीयों को वहां से बाहर लेकर आना था। ठीक है, लिख लीजिएगा। हैती में सशस्त्र संघर्ष के चलते भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, स्थानांतरित करने के लिए। ओके, हो गया। यहाँ पर करीब 75 से 90 भारतीय रहते हैं और उनमें से लगभग 60 लोगों ने क्या किया, लौटने का अपना पंजीकरण भी करवा रखा है। ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पे? हैती में हिंसा और असुरक्षा के जवाब में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निगरानी की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष, आपातकालीन हॉटलाइन। वहाँ से यूएसए ने भी अपने दूतावास हटा दिए जो गैर आवश्यक दूतावास थे। ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन खान मंत्रालय द्वारा, देखिए भैया, खान मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? इंडिया हैबिटेट सेंटर। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ है, आयोजन में सहयोगी कौन रहा है? आयोजन में सहयोगी कौन कौन रहे हैं, लिख लीजिएगा। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इसको हम बोल देंगे शक्ति। दूसरा है, तो पहला है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये भी इसका सहयोगी है। CEEW। और कौन सहयोगी है? इंडियन इंस्टीट्यूट
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IISD। ठीक है, ये 3 संस्थाएं इसकी सहयोगी रही, इसके आयोजन की सहयोगी रही हैं। उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य क्या है, लिख लीजिए। भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए, भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। सर को रिपीट कर दीजिए ना। भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग विकसित करना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग विकसित करना। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, उद्योग जगत स्टार्टअप, स्टार्टअप सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ब्रैकेट में लिख लीजिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विशेषज्ञ को एक साथ लाएगा। फोकस के लिए 8 प्रमुख खनिज, फोकस के लिए 8 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ग्लूकोनाइट, ठीक है, ग्लूकोनाइट, पोटाश जिसको बोलते हैं, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम। ठीक है, ये 8 हैं भाई। ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक है, अगला टॉपिक है अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है? अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ इसका? इसमें कौन कहाँ आयोजन हुआ था? कहाँ पर हुआ है? UAE में, दुबई में।
ठीक है, दुबई में हुआ। संस्करण कौन सा है? 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण है। ठीक है। भारत ने भारत कितना पदक जीता है? टोटल 29 पदक जीते हैं भारत ने। इसमें से 7 गोल्ड, 11 रजत, 11 कांस्य। चीन ने भी 29 पदक जीते, 29 पदक जीते। इसने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 3 कांस्य पदक। ठीक है। 16 गोल्ड। हाँ, पहला स्थान चीन का रहा है। ठीक है। सर रजत को ब्रॉन्ज कहते हैं ना? रजत को सिल्वर बोलते हैं। सर ब्रॉन्ज कांस्य को बोलते हैं ना? हाँ। तो फिर नहीं, आप 3 नाम दे रहे ना, गोल्ड, एक स्वर्ण और एक रजत और एक। अरे भैया, GSB। अच्छा ठीक है। बताओ। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। चीन पहला स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत है। किसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया है UAE एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से, फेडरेशन के सहयोग से किया गया। ठीक है ना? ओके, हो गया। जी सर। हाँ, किस UAE एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजन किया गया। इसमें 20 साल से कम उम्र के पुरुष और महिला ने भाग लिया है। ठीक है। अब बात करें एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? लिख लीजिए। एशिया में सॉरी, एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? पथुम थानी। ये कहाँ पे है? ये है थाईलैंड में। ठीक है ना? अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की। ठीक है। 29 अप्रैल को मनाया जाता है भाई, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कला संस्कृति को बढ़ावा देता है और नृत्य के बारे में जागरूकता। कला संस्कृति को बढ़ावा और नृत्य के बारे में जागरूकता। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1982 को। किसके द्वारा की गई थी स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान समिति द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 29 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? इसी दिन लिख लीजिए। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृत्य कलाकार, प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृत्य कलाकार जीन जॉर्जस का जन्म हुआ था, है ना? इस दिन इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल को। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के बारे में लिखिएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन होगा भी। ठीक है।
इसको समझने की जरूरत है, लिखने की नहीं। स्थापना हुई है 1948 में, ये लिख लेना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस में है ये। ओके, हेडिंग दे दीजिए ब्रू जनजाति, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। ब्रू जनजाति है। पहली बार लोकसभा के चुनाव में, त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया, ठीक है। त्रिपुरा के मतदाता के रूप में पहली बार इन्होंने किया है, ध्यान रहे। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इससे पहले मिजोरम के मतदाता के रूप में, ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो, इससे पहले मिजोरम के मतदाता के रूप में, ठीक है। हुआ क्या था, जातीय संघर्ष को लेकर करीब 37,000 ब्रू जनजाति त्रिपुरा में विस्थापित हो गए थे, ठीक है। मिजोरम से त्रिपुरा विस्थापित हो गए थे, तो वो लोग पहली बार लोकसभा में मतदान कर रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखना, पहली बार क्यों नहीं हुआ सर? देखो ये जातीय संघर्ष के कारण मिजोरम से त्रिपुरा स्थानांतरित हुए थे। और एक चीज और याद रखना, पूर्वोत्तर भारत में अभी तक का ये सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन रहा है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में अभी तक का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन माना जाता है, ओके। ये लोग लंबे समय तक राहत शिविर में बिताए हैं, लंबा समय इन्होंने राहत शिविरों में बिताए, लेकिन अब इनको क्या किया गया, त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसा दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, जब इनको त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाया गया ना, तब 2020 में एक समझौता हुआ था। इस समझौता में एक लाइन में लिख लीजिए, तो 2020 में भारत सरकार त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकार तथा ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच में ब्रू जनजाति को स्थायी रूप से बसाने के लिए समझौता किया गया। समझौता किया गया। हाँ, समझौता किया गया। लिखिएगा ब्रू जनजाति के बारे में। यह मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। इन्हें रियांग के नाम से भी जाना जाता है, रियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके के मूल निवासी हैं, ठीक है। बोली इनकी क्या है? रियांग। रियांग भाषा में ब्रू का अर्थ क्या होता है? ब्रू का अर्थ क्या होता है? मानव, ठीक है। ये ब्रू जनजाति का हो गया भाई। इरेडा एक संस्था है, IREDA, इसको बोलते हैं इरेडा। ऐसे नाम लिखो। सर ये थोड़ा सा लिखाए थे ये वाला। लिखो ना, बता रहे हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों रही है?
अपग्रेड किया गया मिनी रत्न में। क्या किया गया? अपग्रेड किया गया मिनी रत्न में। इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा दिया गया, इसलिए चर्चा में रही। ठीक है, इरेडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। इंडियन नवीकरणीय को क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एजेंसी। ओके, चलो, नवरत्न होने से क्या लाभ मिलेगा इसको? नवरत्न होने का फायदा क्या है? लिखिएगा। केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन के बिना, केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन के बिना 1000 करोड़ रुपए तक, 1000 करोड़ रुपए तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रतिवर्ष अपनी नेटवर्थ का, प्रतिवर्ष अपनी नेटवर्थ का, प्रतिवर्ष अपनी नेटवर्थ का 30% तक, 30% तक आवंटित करने की अनुमति। क्या सर? 30% तक आवंटित करने की अनुमति। लेकिन 1 करोड़ से कम। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त उद्यमों में भाग लेने, संयुक्त उद्यमों में भाग लेने, साझेदारी बनाने, साझेदारी बनाने और विदेशी सहायक कंपनी स्थापित करने का विकल्प। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके निदेशक मंडल को भारत और विदेश में, इसके निदेशक मंडल को भारत और विदेश में विलय और अधिग्रहण की अनुमति देने की शक्ति। एक और पॉइंट चाहे तो लिख लीजिए। विदेश में निवेश करने के लिए, विदेश में निवेश करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी की आवश्यकता होगी। ओके, लिख लो। इरेडा, सर जनवरी वाले में लिखा है। इरेडा के बारे में लिख लो। स्थापना हुई भाई 1987 में। हाँ, क्या है ये किसके अंतर्गत? मंत्रालय का नाम क्या है? 87 लिखे हैं। हाँ, 87 पर्यावरण लिखिए। ऊर्जा मंत्रालय। मंत्रालय क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका काम क्या हो सकता है? देखो, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करता है। नाम भी इसका है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो भैया जाहिर सी बात है, इसका जो काम है वो ये कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए धन उपलब्ध कराना, ये इसका काम होगा। एक पॉइंट लिखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत, यह एक
यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। ठीक है, गैर गैर वित्तीय सॉरी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। 1 मिनट सर, 400 रुपए में कितना दे रहे हैं? महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न लिखिएगा। अच्छा, ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? महारत्न, एमएसएमई के द्वारा। मिनी रत्न, नवरत्न का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक है क्षेत्र उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा होने वाले लाभ और नेटवर्थ के आधार पर इनका विभाजन करती है ना। ये इसके द्वारा नहीं मिलता। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कोई संस्था नहीं है। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र उद्यम का मतलब है ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की, उन्हीं का नाम है। ठीक है, ये याद रखना। मिनी रत्न जो कंपनी होती है उसको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, नवरत्न का दर्जा मिले तो नवरत्न का मानदंड क्या होता है? नवरत्न का मानदंड क्या है? सबसे पहला तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो, श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, नहीं समझ में आया सर। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला होना चाहिए पहले से उस कंपनी को, अगर उसको नवरत्न का दर्जा देना है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पिछले 5 साल में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हो। ठीक है, इसके 6 प्रदर्शन मापदंड हैं। ठीक है, 6 प्रदर्शन मापदंड हैं। कुल मिलाकर इसको 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त करना होगा नवरत्न का दर्जा अगर लेना है तो किसी भी कंपनी को। ठीक है, ओके, ये रहेगा। लिख लीजिए, प्रति शेयर कमाई के मामले में, प्रति शेयर कमाई 10 अंक, शुद्ध पूंजी, शुद्ध लाभ 25 अंक। ठीक है, फिर इसमें कारोबार पर ब्याज और करों से पहले जो अर्जित लाभ है उस पर इसको 15 अंक मिला होना चाहिए। अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन में उसको 20 अंक मिला होना चाहिए। माउंट रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। हाँ, माउंट रुआंग ज्वालामुखी चर्चा में रही है अभी। क्यों? विस्फोट हुआ है, इस वजह से चर्चा में रही। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी सुलावेसी प्रांत में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में अभी देखा जाए वर्तमान में करीब 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में। और ये जो इंडोनेशिया है ना, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी जो अभी आई है इससे पहले ये फटी थी 1871 में। 1871 में जब ये फटी थी तब एक भयानक सुनामी आई हुई थी।
ठीक है, ये एक लाइन में, भारत में जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा गुजरात के एक कच्छ में पनांद्रो लिग्नाइट खदान में विशाल सर्प के अवशेष का पता लगाया, जिसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया। ठीक है, आकार भी लिख लो, जब सब लिख रहे हैं तो आकार लिख लो। इसका आकार है 10.9 से 15.2 मीटर। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है एक टाइटनोबोआ एक विलुप्त सर्प हुआ करता था, उसके जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले लिख लो, तो इससे पहले इंडोनेशिया के सेलेब्स से लिए गए एक नमूने का रिकॉर्ड 10 मीटर था। एक नमूने का रिकॉर्ड लंबाई 10 मीटर था। कालावधि क्या है इसकी? 4.7 करोड़ पूर्व, मतलब वर्ष पूर्व। ठीक है, इसकी इतनी कालावधि मानी जाती है। हो गया? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। एक नाम है लॉरेंस वोंग नाम है इनका। ये कौन है? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना, याद रखना। और ये जो है ना, चौथे प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के, चौथे प्रधानमंत्री। किसकी जगह पर आए हैं? ली सीन लुंग का स्थान लिया इन्होंने। ठीक है, ली सीन लुंग की जगह पर ये प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नाम लिख लीजिए। ली कुआन यू। ठीक है, ली कुआन यू पहले प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? यहाँ सिंगापुर के। ठीक है ना। तो सर फिर ली सीन लुंग कौन थे सर? उनका स्थान लिए ना? हाँ, इनसे पहले प्रधानमंत्री ये थे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री ये थे। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री ये ना। सिंगापुर के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर है। 1963 में स्वतंत्र हुआ है। किससे स्वतंत्र हुआ? जिससे सब लोग स्वतंत्र हुए, ब्रिटेन से। ठीक है, अवस्थिति की बात करें तो पश्चिम में आप देखेंगे मलक्का जल संधि नजर आएगी। दक्षिण में देखेंगे तो सिंगापुर जल संधि नजर आएगी, सिंगापुर जल संधि। पूर्व में देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर दिखेगा, और उत्तर में देखेंगे तब क्या दिखेगा भाई? जोहोर जल संधि। ठीक है ना, हो गया? राजधानी? हाँ, लिखो ना, राजधानी लिख लो। राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ के कौन हैं?
राष्ट्रपति का नाम लिखिएगा थर्मन शनमुगरत्नम, राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, ठीक है ना? सर सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। हाँ, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी थी, सिंगापुर सिटी। हो गया भाई, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 6 बार पीएम को मिला था ना, हमारे पीएम को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मंगेशकर, आगे बोलिए सर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया भाई? अमिताभ बच्चन को, है ना? अमिताभ बच्चन को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए, ठीक है। कब दिया गया? 24 अप्रैल 2024 को दिया गया, 24 को प्रदान किया गया। क्यों 24 अप्रैल को ही क्यों दिया गया? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि, ठीक है, 24 अप्रैल। इसके बारे में हम बात करें, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, 2022 में शुरुआत हुई, 2022 में शुरुआत हुई, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा। क्यों दिया जाता है? राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान देने के लिए, ठीक है। 2022 में किसको दिया गया? फिर प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, ठीक है, 2022 का। 2023 में किसको मिला? और 23 में मिला है आशा ताई को, आशा भोसले, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक लिख लीजिए बस, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। क्या है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भाई? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम लिख लीजिए, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के अंतर्गत, जीवन शैली के अंतर्गत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई। क्या उद्देश्य रहा इसका? उद्देश्य क्या था इसका? निम्नीकृत वन भूमि पर वनीकरण में निवेश को प्रोत्साहित कर ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करना, ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करना, ठीक है, हो गया? जी सर। हाँ, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका शासन ढांचा क्या है? शासन ढांचा लिख लीजिएगा,
एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसका प्रशासक कौन है? तब प्रशासक की बात करेंगे, लिख लीजिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ये प्रशासक के रूप में काम करता है। ठीक है, इसे अगर देखें तो ऐसे ICFRE, इसका ये इंग्लिश में शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सारा काम यही करता है। क्या क्या काम करता है ये अगर देखें तो यही कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी करता है, प्रबंधन भी यही करता है, यही निगरानी का भी काम करता है और संचालन के लिए भी यही जिम्मेदार है। सारा काम इसी द्वारा होता है। ठीक ना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है ना, ये 8 प्रमुख पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह 8 प्रमुख पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह 8 प्रमुख पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण पेश करता है। क्या क्या है लिखिएगा। जल संरक्षण, 1 2 3 4 करके लिखिएगा। जल संरक्षण कौन सी? पहला है जल संरक्षण। ठीक है, दूसरा है वनीकरण। ठीक है, हो गया। तीसरा है स्थायी कृषि, तीसरा हो गया स्थायी कृषि। चौथा है कचरे का प्रबंधन। पांचवा है वायु प्रदूषण में कमी। छठवां है मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन। सातवां है हो गया सर। इको मार्क लेवल विकास। और आठवां है टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023 के मसौदे को अधिसूचित किया गया। ठीक है, हो गया। इसमें देखिए 13 राज्य शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। सर वो एक बार। ठीक है, मतलब 13 राज्यों के लगभग 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के पर फैला हुआ 387 वन भूखंड की पहचान हुई है। वृक्षारोपण जिस साल किया जाएगा उसके 2 साल के बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद इसका मूल्यांकन करेगी, फिर एक पेड़ 1 हरित क्रेडिट अर्जित कर पाएगा। बात क्लियर हुई? यहां तक ध्यान रखना भाई। माउंट रुआंग कहाँ है? पढ़ा चुके हम आप लोगों को। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कहाँ है?
उत्तरी सुलावेसी प्रांत। हाँ। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है ये? किसके लिए है? किसके लिए है ये? टाइटन के लिए। सर टाइटन वो जो डूब गया, वो जो जांच के लिए गया था टाइटन। अभी रिसेंटली कुछ लोग टाइटन क्या है भाई? शनि का चंद्रमा है एक, शनि का उपग्रह है, शनि का चंद्रमा है। इसके लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, पूरा नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। ठीक है। 2028 में लॉन्च होने वाला है और 2034 में पहुंचेगा ये। ठीक है, 2034 में पहुंचेगा। तो सर अब ओके। इसी के ऊपर पढ़ रहे हैं इसको। चलिए लिखिए, ड्रैगन फ्लाई के बारे में लिख लेते हैं। ड्रैगन हमारे फ्लाई मिशन के बारे में लिखिएगा। क्या है ये ड्रैगन फ्लाई मिशन? लिखिएगा, शनि के सबसे बड़े उपग्रह, शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की सतह पर, टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया डुअल क्वाड कॉप्टर है। डुअल क्वाड कॉप्टर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये पहली बार है, ये पहली बार है जब किसी अन्य ग्रह पिंड की सतह पर, जब किसी अन्य ग्रह पिंड की सतह पर विज्ञान के लिए नासा उड़ान भराएगा, नासा वहां उड़ाएगा। ठीक है, हो गया है। नासा के बाद क्या था सर? उड़ाएगा। उड़ाएगा, वाहन उड़ाएगा। ठीक है, लिखिएगा। इसे लॉरेल, मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के निर्देशन में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो संस्था है ना, ये जो संस्था है, ये क्या काम करती, देखिए इसने डिजाइन और निर्मित तो किया है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नासा के लिए मिशन का प्रबंधन भी करता है यही संस्था। ठीक है ना। ओके, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा, जल या तरल हाइड्रोकार्बन का पता लगाना, जल या तरल हाइड्रोकार्बन का पता लगाना, पहली चीज होगी। दूसरी चीज लिखिएगा, टाइटन के सक्रिय मीथेन चक्र की जांच करना।
टाइटन के सक्रिय मीथेन चक्र की जांच करना। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, वायुमंडल, वायुमंडल और सतह पर, और सतह पर, सतह पर प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक, रिपीट कर दीजिए ना सर, आवाज। वायुमंडल और सतह पर प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान का अन्वेषण करना, रसायन विज्ञान का अन्वेषण करना। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, टाइटन पर विभिन्न स्थानों का पता लगाना। सर रसायन विज्ञान क्या था? रसायन विज्ञान का अन्वेषण करना। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, टाइटन पर विभिन्न स्थानों का पता लगाना। टाइटन क्या है? टाइटन के बारे में हम सब अभी जाने हैं कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा उपग्रह है ना। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा का। इसकी सतह पर तरल पदार्थों के प्रवाह का एक पृथ्वी जैसा ही चक्र है ना, घने वातावरण वाला एक। और नासा ने पहले भी इसके लिए ह्यूजेंस भेज रखा है 2005 में, आप लोग लिख सकते हैं। इससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, इससे पहले नासा ने 2005 में ह्यूजेंस भेजा था। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पदक विजेता, ठीक है, भारतीय पदक विजेता, एक तरफ ऐसे कर दीजिए, ऐसे नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, यहाँ पे वर्ग लिख लीजिए और यहाँ पे पदक लिख लीजिए। ठीक है, नाम वर्ग पदक लिखिएगा। उदित, उदित नाम है, पुरुष वर्ग है, रजत पदक है भाई। ठीक है, रजत पदक है। दूसरा है राधिका, महिला वर्ग, रजत पदक। अंजू, अंजू महिला वर्ग, रजत पदक, सॉरी रजत पदक। हर्षिता, हर्षिता महिला वर्ग, रजत पदक। अभिमन्यु पुरुष, कांस्य पदक, कांस्य पदक। ठीक है, विकी पुरुष हैं, कांस्य पदक है इनका भी। शिवानी पवार, शिवानी पवार महिला वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, कांस्य पदक है इनका भी। ठीक है, अंतिम, अंतिम नाम है इनका। ठीक है, ये कौन है? ये भी महिला वर्ग में है, कांस्य पदक, पदक इनको भी मिला हुआ है। एक है मनीषा, मनीषा महिला वर्ग हैं, कांस्य पदक है इनका भी। ठीक ना, ओके चलो। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 20वां संस्करण रहा है, 11 से 16 अप्रैल के बीच में हुआ था और किर्गिस्तान में हुआ था। ये भी लिख लो इसी में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 24, 11 से 16 अप्रैल किर्गिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, बिश्केक में हुआ है। ठीक ना, और 20वां संस्करण है। बस इतना लिखना। पहली बार किस आदिवासी समूह ने वोट दिया है, वोट किया है? सिंपल ब्रू जनजाति। सोम्पेन जनजाति है। ठीक है, सर एकदम लिखा है। लिखो। सर बीस ऊपर क्या लिखे हैं सर? छोट सोम्पेन आदिवासी समूह ने पहली बार वोट डाला है, वोटिंग की। ठीक है, 2024 का चुनाव चल ही रहा है इसी में।
इसमें भी कितने सदस्यों ने पहली बार वोट दिया? 7 सदस्य हैं इनके, 7 सदस्यों ने, ठीक है, ये याद रखना, 7 सदस्य हैं। शोम्पेन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? शोम्पेन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? कहाँ पे पाई जाती हैं ये? अंडमान में से। लिख लीजिए, ग्रेट निकोबार, घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वर्षावन में रहते हैं, ठीक है। अनुमानित जनसंख्या इनकी कितनी है? 229, 2011 की जनगणना के अनुसार 229 इनकी जनसंख्या है टोटल, ठीक है। ये किसमें आते हैं? PVTG में शामिल है ये, ठीक है, PVTG में शामिल है। ओके, ये ध्यान रखना। वर्तमान में PVTG में कितने समूह शामिल हैं? करीब मेरे ख्याल से 32-33 समूह, 32 से 33 जनजातीय समूह इसमें शामिल है, थोड़ा याद रखना, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। ओके, ये खानाबदोश शिकारी संग्रह करता है, शिकारी संग्रह करता है, ध्यान रखना। क्या करते हैं ये? शिकार करते हैं, शिकार करना, इनका मुख्य काम क्या है? शिकार करना, वन उत्पाद इकट्ठा करना, मछली पकड़ना और बागवानी गतिविधि, इनका मुख्य काम है। भोजन क्या है इनका? मुख्य भोजन क्या है? पैंडनस फल, इसको बोलते हैं लैरोप, पैंडनस फल को लैरोप भी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे से होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। इनके सिर का आकार देखेंगे तो गोल, लगभग चौड़ा सा रहेगा। इनके सिर का आकार जो होगा कैसा होगा? गोल, लगभग चौड़ा सा रहेगा। एकल परिवार में रहते हैं, मतलब पति पत्नी और इनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं, ठीक है। एकल परिवार वाली परंपरा इनके यहाँ पे मौजूद है। ओके, ये लोग चावल रोटी नहीं खाते। और सर इनके अभी भी ऐसे अनेक घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, और महिलाओं बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि किसी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार दिया गया है। दुबई में। भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है? 2024 का मामला है भाई। ये मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, कहां पर है ये? हैदराबाद। किसके द्वारा दिया गया? कौन सी संस्था ये अवार्ड दिए भाई? इसका नाम लिख लो, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा दिया गया। ये राजीव गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इसको 2008 से पहले नाम दिया जाता था बेगमपेट। 2008 से पहले इसको बेगमपेट कहा जाता था। 2008 के बाद इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक चीज और याद रखना, ये जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया पहला, लिख लीजिए तो, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा। वाराणसी की तिरंगा बर्फी, वाराणसी